Hello everyone, welcome to Let's Crack It. तो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर डेटेड 15th अगस्त 2020 इंडिपेंडेंस डे। आपको बधाई हो। और देख लेते हैं क्या क्या आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है प्रकाश भूषण केस में, जो कि केस काफ़ी दिनों से चल रहा था। आपको पता है कि जो ये ज्यूरिस्ट प्रकाश भूषण है, इन्होंने 2 ट्वीट किए थे जुडिशरी को लेकर के। तो उसी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो इस पर चालू किया था। तो देखते हैं क्या इशू है। लॉयर्स पोस्ट जो ट्वीट किए थे अमाउंट्स टू स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट। ओके, तो स्कैंडलाइजिंग का कोर्ट मतलब है कि इसकी जो रेस्पेक्ट है, इसकी जो वैल्यू है, उसको डिग्रेड करता है। ओके, देखते हैं आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड सिविल राइट्स लॉयर प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ criminal contempt. Okay, not civil contempt, criminal contempt, scandalizing of the court. A three-judge bench said his tweet on a photograph. एक आपने फ़ोटो देखा होगा जो शरद ए बोबड़े जी का हार्ले डेविडसन बाइक पर था, तो उस पर इन्होंने एक ट्वीट किया था। और दूसरा ट्वीट इन्होंने किया था कि कोर्ट का जो रोल है वो लास्ट 6 ईयर से अच्छा नहीं चल रहा है। तो इन्होंने इस तरह के 2 ट्वीट किए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा द ट्वीट्स हैज़ इफ़ेक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग द डिस्टेबलाइज द इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, तो ये कोर्ट की जो सोवरेनिटी है, कोर्ट की जो वैल्यू है, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है ट्वीट्स जो हैं इनके। तो इन्होंने लिखा है कि सच मेलाइज शुड बी डील्ड विद एन आयरन हैंड इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर पब्लिक में फेथ बनाए रखना है जुडिशरी का, तो इस तरह के जो भी ट्वीट्स वगैरह होते हैं, जो भी इस तरह के मतलब वो होते हैं ना वर्क, जो कि जुडिशरी के काम को थोड़ा स्कैंडलाइज करते हैं, तो उन सब से लड़ना होगा। ओके, आगे कह रहा है द मैनेजेमिटी ऑफ कोर्ट शुड नॉट एक्सटेंड टू वीकनेस। कोर्ट को वीकनेस नहीं होना चाहिए, टॉप कोर्ट ने ये बात कही। आगे कहा कि वहन स्कीम, चाहे वो किसी जूरिस्ट ने लिखी हो, चाहे वो किसी जर्नलिस्ट ने लिखी हो, किसी ने भी लिखी हो, वाज ऑन टू डैमेज पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी। पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं डैमेज होना चाहिए। दोज इंटरेस्टेड इन फियरलेस जस्टिस शुड स्टैंड फर्मली। लोग जस्टिस के आगे फर्म खड़े रहने चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, कोर्ट है, जस्टिस है। द कोर्ट कुड नॉट इग्नोर द डिसरेस्पेक्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन क्रिएटेड बाई द स्क्रूलियस ट्वीट्स। ओके, तो इन्होंने कहा कि कोर्ट की जो द कोर्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि अगर कोई ट्वीट है, कोई कुछ मटेरियल है जो इसकी डिसरेस्पेक्ट करता है, इसे डिसअफेक्शन करता है, तो उसको भी पनिशमेंट देनी चाहिए। द बेंच सेड फिक्स द सेंटेंस हियरिंग ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट of 1971 punishes an imprisonment that may extend to 6 months or fine of 2000 or both. ओके, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर जो पनिशमेंट है, इनके हिसाब से प्रकाश भूषण जी को पनिशमेंट दी जाएगी। पे आगे लिखा हुआ है स्ट्रीम्स ऑफ जस्टिस प्योर स्टेराइन एंड अनडिफाइंड। तो जुडिशरी का कहना है कि जस्टिस को प्योर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सीरीन रखना और अनडिफाइल्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुडिशरी वाज द सेंट्रल पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जुडिशरी इंडियन डेमोक्रेसी का सेंट्रल पिलर है। इट वाज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू पनिश प्रिजर्व इज डिग्निटी। ओके, तो इफ़ सच एन अटैक इज़ नॉट, अगर ऐसा कोई अटैक डील नहीं किया गया, तो हो सकता है कि नेशनल ऑनर और प्रेस्टाइज ऑफ द कोर्ट्स को ये अफेक्ट करें। आगे लिखा हुआ है मिस्टर भूषण डिफेंस वाज क्रिटिसिज्म वाज नॉट। मिस्टर भूषण के जो लॉयर थे, उन्होंने कोर्ट में कहा था कि ये जो ट्वीट्स किए गए हैं, ये क्रिटिसिज्म है, ना कि कंटेम्प्ट। और उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज़ पूरी सही नहीं होती। ओके, आगे लिखा हुआ है क्रिटिक्स, आगे लिखा हुआ है जैसे कि जस्टिस गवाई जी ने कहा कि क्रिटिक्स करते हो तो ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिफॉर्म है, उससे रिफॉर्म्स आते हैं, बट नॉट दोज अटेस्ट एक्वेट बाई मेलाइज बट दोज हु आर इंस्पायर्ड बाई पब्लिक फील। तो उसमें कोई इंटेंशन आपकी कोर्ट की सिचुएशन को हार्म करने की नहीं होनी चाहिए। ओके, अब कंटिन्यूड पेज 8 का मटेरियल में भी मैं यहीं उठा लाया हूँ।
इसमें भी लिखा हुआ है द CJI इज़ एन्जॉइंग हिज राइड ऑन ए मोटर बाइक वर्थ 50 लाख बिलोंगिंग टू ए BJP लीडर। माना कि अब इंटेंशन का कैसे पता चलता है, इन्होंने इस तरीके से ट्वीट किया जिससे लगा कि जस्ट CJI जो है BJP लीडर्स के साथ जो है 50 लाख की बाइक उन्होंने ख़रीदी हुई है और वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अब ये एक CJI की वैल्यू को डिग्रेड करने का एक तरीका हो गया। एट द टाइम व्हेन ही जब सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन के मोड में था और फंडामेंटल राइट्स को एक्सेस नहीं हो रही थी सिटीजन को, उस टाइम में ये एक बाइक चला रहे थे। इस इंटेंशन के साथ शायद उन्होंने ये लिखा ट्वीट में। ओके, आगे लिखा हुआ है इट रीज़न दैट एनी कैरिकल्चर ऑफ ए जज कैलकुलेटेड टू लोअर द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। ओके, अगर जज के ऊपर कोई भी कैरिकेचर बनाया जाता है तो वो कोर्ट की डिग्निटी को लोअर करता है। वुड डेस्ट्रॉय अंडरमाइन टू टेंड टू अंडरमाइन और टेंड टू अंडरमाइन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सिंपल लाइन है। ओके, ए डिफामेटरी पब्लिकेशन कंसर्निंग द जज इज ए सीरियस इम्पेडिमेंट ऑफ जस्टिस। पब्लिक का कॉन्फिडेंस जस्टिस में बना रहना चाहिए। द सेकेंड ट्वीट जो उन्होंने कहा था उसमें gave the impression that the court and for CJI in the past 6 years played a vital role in what Bhushan termed destruction of a democracy। अब अगर ऐसे आप कोर्ट को वो करोगे कि कोर्ट की जो CJI वगैरह हैं वो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, तो इसमें कोर्ट मतलब लोगों का विश्वास कम हो जाएगा जुडिशरी के अंदर। यही बात लिखी हुई है। एक आर्टिकल दिया हुआ था व्हाट वाज द हरी आस्क जस्टिस लोढ़ा। ओके, पेज 9 पर दिया हुआ था, वो भी मैं यहीं पर ही उठा लाया। तो इन जस्टिस ने कहा कि इट इज़ रियली सरप्राइजिंग दैट ए मैटर लाइक दिस हैज़ बीन टेकन अप ड्यूरिंग पेंडेमिक एंड व्हेन द कोर्ट इज़ नॉट इन सेशन। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम भी बचे हुए थे, फिज़िकल हियरिंग्स नहीं हो रही हैं, लेकिन आपने वर्चुअल हियरिंग के द्वारा ही इस जजमेंट को दे दिया, तो इतनी जल्दी क्या थी। बाकी ये आर्टिकल काम का नहीं है। ओके, तो ये प्रकाश भूषण केस का जजमेंट आया और बस, इसमें इससे ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सीधे शायद एडिटोरियल पेज पर ही है। हाँ, एडिटोरियल पेज पर ही चलते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है टॉकिंग टफ, तो सेंटर मस्ट री एंगेज विद NSCN-IM विदाउट गिविंग टू इट्स आर्बिट्रेरी डिमांड। आपको पता है कि NSCN-IM जो है नागालैंड में प्रिवेल करता है और नागालैंड की पॉलिटिक्स को चलाता है। ओके, ये डिमांड कर रहे हैं ग्रेटर नागालिज़म की। इन्हें अपना सेपरेट स्टेट चाहिए, इन्हें अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इन्हें अपना सेपरेट फ्लैग चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं आर्टिकल में कुछ क्या क्या दिया हुआ है। आर्टिकल में दिया हुआ है 2015, यानी कि 2015 में हमने एक साइनिंग की थी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की। हमने कहा था कि पीस टॉक को बनाए रखेंगे, आप हमारी सोवरेनिटी की रक्षा करो और बदले में जो कुछ भी आपको मतलब इस तरीके से होता है रेस्पेक्ट वगैरह चाहिए तो वो सब कुछ दिया जाएगा। इस तरीके से था कि आप सोवरेनिटी की रक्षा करो। तो ये है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म, इज़ाक मुइवू। तो द डेडलॉक इन द टॉक्स केम अबाउट इन अक्टूबर 2019। तो अक्टूबर 2019 में उन टॉक्स पे डेडलॉक आ गया जो 2015 में हुई थी। क्या डेडलॉक आया? NSCN-IM ने डिमांड की कि नागालैंड गवर्नर जो RN रवि हैं उनको इंटरलोक्यूटर की पोस्ट से हटा। जैसे कि वो होता है ना कि किसी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का सेंटर की पॉलिटिकल पार्टी से कुछ जैसे एग्रीमेंट होना है तो बीच में इंटरलोक्यूटर के रूप में गवर्नर को बुलाया जाता है, तो इन्होंने गवर्नर को बुलाने से मना कर दिया। ओके, बाकी इस आर्टिकल में पॉलिटिक्स ही है। यहाँ पर 2-3 लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे द NSCN-IM still insist on a greater Nagalism beyond the boundaries of Nagaland state seeking flag of the and the constitution। तो आपको पता है कि ये अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मणिपुर और ये 4 इंडियन स्टेट प्लस म्यांमार के कुछ स्टेट्स को मिला करके ग्रेटर नागालिज्म की डिमांड कर रहे हैं। तो वही है नागालैंड स्टेट बिसाइड फ्लैग इन कंट्री। ओके, ग्रेटर नागालिज्म इन्होंने इसको नाम दिया है। और ये क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा कोई मूव दिया तो ये इथेनिक कन्फ्लिक्ट खड़ा कर देगा। ऊपर से म्यांमार का दूसरा देश चला गया वहाँ पर, तो ये एक बड़ा इशू है और इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आने वाली है। और इंसर्जेंसी में नागालैंड में काफ़ी है, ऊपर से म्यांमार इंसर्जेंसी भी नहीं संभल पा रही है और मणिपुर में भी इमरजेंसी रहती है, आप जानते हैं, आपसपा वगैरह लगता रहता है। तो आर्टिकल यही कह रहा था
ठीक है। अब ये वाला जो आर्टिकल है ये है गैप्स इन कास्टिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी गैप्स हैं, आप भी देख रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया। की क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड अबाउट द स्ट्रेटजिक डेप्थ ऑफ द कंट्रीज इंटरनेशनल रिलेशन विद गुड रीजंस। तो ये देखिए क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में। आपको पता है कि चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इशू चल रहा है। नेपाल बार बार न्यू मैप बना करके ले आता है, कार्टोजेनिक एग्रीगेशन चल रहा है। ईरान ने वर्चुअल अलायंस शुरू कर दिया चाइना के साथ। रशिया चाइना के साथ जा रहा है। पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर रहा है। ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस आया पड़ा है और अदर चैलेंजेस हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं बीइंग आस्क्ड अबाउट द स्ट्रेटजिक डेप्थ ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि फ़ॉरेन पॉलिसी में कई सारे गैप आते जा रहे हैं और कम नहीं हो पा रहे हैं। देख लेते हैं मेन पॉइंट्स मैंने इसमें हाईलाइट किए हुए हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। जैसे चाइना के बारे में लिखा हुआ है कि अभी चाइना में कनेक्ट हुआ था जो मामल्लापुरम में इनफॉर्मल टॉक हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के बीच में, तो उसका भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं यहाँ पे, है ना। इसमें लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर एलोन न्यू व्हाट ट्रांसफर टू दीज इनफॉर्मल समिट्स। ठीक है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जानते हैं कि क्या बात हुई, किस तरह से बात हुई, और यही सब इसमें लिखा हुआ है। और फिर रशिया टाइज की बात करें कि प्राइम मिनिस्टर रशिया भी गए हुए थे, सोची एंड व्लादिवोस्तोक में गए थे अपनी विज़िट के दौरान। और रशिया जो है चाइना की तरफ क्वासी अलायंस से जुड़ा हुआ है और हम रशिया से 60% अपने जो आर्म्स वगैरह मंगाते हैं वो भी सब रशिया से आते हैं, पर दिस इज़ नॉट एक्सप्लेसेबल बट नॉट सस्टेनेबल। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है हम मंगाते रहें, हम फ्रांस से भी मंगा रहे हैं, तो ये सब कम हो सकता है। ठीक है, आगे आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम मेंबर्स चुन लिए गए हैं बट परमानेंट मेंबर हम नहीं बन पा रहे हैं उसमें। ओके, तो ये हमारी टसल वहाँ पर चल रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने ये सब पढ़ा होगा। और यहाँ पर एनएसजी में भी हम नहीं ले पाए हैं, चाइना हमको उसमें एंटर नहीं होने दे रहा है। यह है इंडिया जॉइन द एनएसजी इज़ लाइक रशिया जॉइंस द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द एनएसजी वाज सेट अप ओरिजिनली टू डिनाई इंडिया एनी न्यूक्लियर मार्शल फॉलोइंग इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। अब एवरी मेंबर ऑफ एनएसजी, अगर हमने एनएसजी साइन कर लिया तो हम नेशनल प्लोरिफिकेशन ट्रीटी को भी साइन करने वाले बन जाएंगे एंड द बेस्ट इट कुड डू वाज टू गिव अस द अनकंडीशनल वेवर विच वी ऑलरेडी हैव। ओके, तो यही दिया हुआ है इसमें कि इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में जो गैप्स चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे गैप्स आ रहे हैं। तो इनको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। और चेन्नई कनेक्ट ये एक अच्छा वर्ड है और ये रशिया के साथ जो इशू चल रहा है इसको। अगला आर्टिकल है डेमोक्रेसी नीड्स एन इंटरनल ओम्बड्समैन। आपको पता है कि आज का ज़माना बिग डाटा एनालिटिक्स का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और काफ़ी कुछ है जो मतलब पूरा डाटा स्टोर जो होता है सब कुछ डाटा पर डिपेंड है। सिटीजन्स का डाटा जनरेट होता है, पब्लिक अथॉरिटीज़ का डाटा जनरेट होता है, तो उस सब डाटा का हो क्या, करे क्या। तो इंटरनल ओम्बड्समैन का मतलब है कि जैसे डाटा थेफ्ट होती है तो उस सब को जांच करने के लिए एक इंटरनेट ओम्बड्समैन की ज़रूरत हो, इस टाइप का। तो इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं। इन ए ट्रायंगल ऑफ रिलेशनशिप ट्रस्ट इन द फर्स्ट कैजुअलिटी। अब गवर्नमेंट है, कंपनीज़ हैं एंड सिटीजन्स है, तीन पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, अब बिग डाटा और इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री रह जाती है। So skewed that it has eroded the very spirit of democracy by limiting the unbiased communication of ideas। अगर इनके बीच में डाटा को लेकर के कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री आ जाएगी, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी डिग्रेड हो जाएगी, अनबायस्ड कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़ होगा। ओके, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज़ यूज़ करते हैं, आपको पता है, मींस ऑफ कंट्रोल सर्विलियंस। इंटरनेट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, मींस ऑफ कंट्रोल एंड सर्विलियंस एक्सटेंडिंग फ्रॉम केसेस ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन में भी यूज़ होता है। स्टोरेज एंड एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू दोज ऑफ पॉलिटिकल सर्विलियंस एंड कंट्रोल। ओके, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कितना बड़ा केस किया, तो ये सब इश्यूज़ इंडिया की पॉलिटिक्स में ना हों उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स हैं।
आगे लिखा हुआ है, व्हेन द इंटरनेट इज़ एट द टाइम व्हेन द इंटरनेट इज़ द न्यूज़ एज एंड द टूल as also a venue for all political hues. It is important to understand how government, political parties and citizens respond करते हैं triangular interplay between. अब ये डाटा प्रोटेक्शन आ जाता है, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, हमने डाटा प्रोटेक्शन बिल भी लॉन्च किया हुआ है, लेकिन वो भी पार्लियामेंट में अटका हुआ है, ठीक है। फिर बात आ जाती है कि पर्सनल प्राइवेसी की। प्राइवेसी इज़ ए अपन फंडामेंटल राइट एंड ए फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, और फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इनके बीच में एक ट्रायंगुलर इंटरप्ले ज़रूरी है, और देखते हैं कि गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी और सिटीजन इस पर कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। अब यहाँ पर एक ये अच्छी बात दी हुई है, इन्होंने लिखा है कि 59 चाइनीज़ ऐप बैन किए थे अभी इंडियन सिक्योरिटी को लेकर के। तो क्या ये पहले नहीं पता था? जब इंडियन सिक्योरिटी को लेकर के ये ऐप बंद किए, तो जब ये लॉन्च हुए थे, तो क्या ये नहीं पता था कि हमें कि ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इशू है? वाज देयर नो सिक्योरिटी और प्राइवेसी ऑडिट देन व्हेन इट वाज लॉन्च्ड? तो दिस इज़ द इशू दैट नाउ वी आर चेकिंग दीज एप्स आर transgressing internal security, etc. Government policies on international security should be based on advanced strategic assessment rather than a reactive basis. तो जो भी कुछ, जैसे इंडिया में कोई भी डाटा एनालिटिक्स हो रही है, डाटा माइनिंग हो रही है, उस सब की जानकारी गवर्नमेंट को रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक्ट वगैरह लागू करो, इंटरनल ओम्बड्समैन वगैरह कुछ भी रखो, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड डिक्लेयर्ड प्राइवेसी ए फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। आपको पता है कि आधार एक्ट का वर्डिक्ट आया था, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनली को वैलिड कर दिया था। बट उन्होंने ये भी कहा कि इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी और डाटा प्राइवेसी कैन नॉट बी ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये गवर्नमेंट का कहना है। इन्होंने एफिडेविट जमा किया था सुप्रीम कोर्ट में। जैसे अब आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे जाते हैं, तो वहाँ पर आधार कार्ड ज़रूरी होता है, ताकि जो बीपीएल से नीचे के लोग हैं उन्हीं को राशन मिल सके। तो इस सब चीज़ों के लिए आधार ज़रूरी हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, द आधार एक्ट डाइल्यूट द नोशन ऑफ प्राइवेसी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट सेटअप बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो आधार जो एक्ट था वो प्राइवेसी की नोशन को डाइल्यूट करता है, और 3 टेस्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो बताए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी वर्सेस, यहाँ पर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 3 टेस्ट बताए थे प्राइवेसी के लिए। पहला बताया था लीगलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। तो आधार एक्ट इस प्रोपोर्शनैलिटी वाले टेस्ट को पास नहीं कर पाया था, लीगलिटी टेस्ट को पास कर दिया था और नेसेसिटी टेस्ट को पास कर दिया था। ओके, तो आगे हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया साइबर सिक्योरिटी वाचडॉग सर्ट इंडिया। इन्होंने रिपोर्ट किया ह्यूज डाटा थेफ्ट बाय फेसबुक ट्विटर यूजर्स। इन्होंने बताया कि मोर देन 1.3 मिलियन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स फ्रॉम इंडियन बैंक्स आर एंड डाटा ऑफ 6.8 मिलियन यूजर्स फ्रॉम एन इंडियन हेल्थ केयर वेबसाइट वर स्टोलन। ओके, तो ये डाटा थेफ्ट, माइनिंग, ईटीसी वगैरह पर शिकंजा जो है वो सरकार को करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाई ओमिडियर नेटवर्क इंडिया एंड मॉनिटर डिलोटी, मैनी प्राइवेट एंटरप्राइजेज रूटीनली शेयर द पर्सनल डाटा ऑफ इंडिविजुअल विद थर्ड पार्टीज इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इंडिविजुअल का पर्सनल डाटा थर्ड पार्टीज़ को बेचा जाता है। ओके, आगे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है। Should there be a gatekeeper of balance, appetites for technology, security and privacy? तो यहाँ पर लिखा हुआ है यस, ठीक है। गेटकीपर तो रखना ज़रूरी होगा, और ओम्बड्समैन भी ज़रूरी होगा, और डाटा प्रोटेक्शन बिल हमने लाया हुआ है, उसको लॉन्च करें, अच्छा रहेगा। इसके साथ भी कुछ इश्यूज़ हैं, उनको संभालें और उनको जो है शॉर्ट आउट करके लॉन्च करें। जैसे सेक्शन 35 कह रहा है कि गवर्नमेंट विद अनफेटर्ड एक्सेस टू पर्सनल डाटा निगेट्स द थर्ड टेस्ट ऑफ लीगलिटी, दैट इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और जस्टिस ये के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बताया था। और बिल में ये भी एक कमी है कि बिल ऑल्सो अलाउज स्टेट एंड प्राइवेट
parties to process personal data without obtaining consent, and such broad exemptions would not only open the floodgates to misuse but also reduce India's prospect to entering into bilateral agreement for law enforcement access. ओके तो ये आर्टिकल यही कह रहा है कि जो डाटा है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसको कैसे प्राइवेट किया जाए और उसको कैसे इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर या गवर्नमेंट टू सिटीजन या गवर्नमेंट टू बिजनेस बेसिस पर फॉलो किया जाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल इसी रिगार्डिंग में था। फर्दर आगे बढ़ते हैं। ये वाला केस हमने फर्स्ट पेज पर ही देख लिया। ओके, ये वाला केस भी हमने फर्स्ट पेज पर ही देख लिया। अब आगे ये वाला केस देख लेते हैं क्या है। इंडिया हेल्स यूएई इज़राइल पैक्ट रिट्रेट्स पैलेस्टाइन कोज। तो इंडिया ने जो अभी हाल ही में यूएई और इज़राइल के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसको लेकर के क्या कहा है ये देख लेते हैं। मतलब इतना याद रखना है कि कुछ पॉजिटिव कहा है या निगेटिव कहा है। तो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान ने एक्सप्लेन किया है डिसीजन टू एस्टेब्लिश फुल टाइज विद इज़राइल, बिकमिंग द फर्स्ट गल्फ कंट्री एंड द थर्ड अरब कंट्री आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन। तो ये फर्स्ट अरब कंट्री बना है जिसने इसराइल के साथ एग्रीमेंट किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है द ट्राइलेटरल एग्रीमेंट कॉल्ड द अब्राहम एकॉर्ड signed along with the US on Thursday also commits Israel to suspend its plan for annexation of Palestine majority area. ओके, तो यहाँ पर आगे इंडिया ने सपोर्ट किया है पीस को, यानी कि पॉजिटिव वे में इन्होंने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबिलिटी इन, हम तो पहले से स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट चाहते हैं इन वेस्ट एशिया विच इज़ इट्स एक्सटेंडेड नाइबरहुड। ओके, इन द context we welcome the full normalization of ties between UAE and Israel. ओके, तो आगे लिखते हैं इसमें हमने सपोर्ट ही किया है। यहाँ पर नागालैंड का जो क्राइसिस है इसमें लिखा हुआ है कि 2015 में जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था उसमें क्या कहा गया था। उसमें लिखा गया था कि द सेंटर हैड एग्रीड ऑन शेयरिंग द सोवरेनिटी पावर एंड प्रोवाइड फॉर एन एंड्यूरिंग इंक्लूसिव न्यू रिलेशनशिप ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ टू एंटिटीज़। ओके, मतलब हम एक दूसरे की सोवरेनिटी की रक्षा करेंगे। अब ये जो है ये यूपीएससी तो नहीं पूछती पर दैट इज़ योर, मतलब आपको पता होना चाहिए। 3 आर्मी पर्सनल्स को सूरज चक्र दिया जाएगा। नाम है लेफ्टिनेंट, नाम यहाँ पर है लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स एंड हवलदार आलोक कुमार दुबे। ओके, तो जस्ट व्यू, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, या नहीं, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। आरबीआई टू ट्रांसफ़र 57,128 करोड़ रुपीज़ सरप्लस टू सेंटर फॉर फिस्कल ईयर 2020। देख लेते हैं। आपको पता है कि आरबीआई को एक सर्टेन जो है पोर्शन प्रोवाइड कराना होता है, सेंटर को देना होता है, और आरबीआई ने ये दिया है 57,128 करोड़ सरप्लस फिस्कल ईयर 2019-20 के लिए दे दिया। जबकि अपना मेंटेन किया है कंटिजेंसी रिस्क बफर। आपको पता है एक रिस्क बफर होता है जो आरबीआई को मेंटेन करना होता है ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए जैसी कि अब आई हुई हैं। ओके, लास्ट ईयर सेंट्रल बैंक को ट्रांसफ़र किया गया था 1.76 लाख करोड़ रुपीज़। तो इसमें 2 इंस्टॉलमेंट्स थी 1.23 लाख करोड़ की और 52,637 करोड़ रुपए की। ओके, फर्दर नो आर्टिकल। हाँ, ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना। अब्राहम एकॉर्ड रिसेंटली साइन बिटवीन विच कंट्रीज़। ओके, तो अब्राहम एकॉर्ड अभी अभी साइन हुआ यूएई के बीच में प्लस इज़राइल के बीच में। अब ऑप्शन में यूएई एंड इज़राइल हैं तो आप इसको मार्क कर सकते हो। अगर ऑप्शन में आ जाए यूएई प्लस इज़राइल
प्लस यूएसए, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट भी है और बाइलेटरल एग्रीमेंट भी है। ओके, तो बस यही है इस वीडियो में, और ये आज का द हिंदू एनालिसिस था। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर दियो, और भाई बस कुछ कमियां रही हों तो बता देना कमेंट में। ओके, चलो फिर ठीक है।